सभी समाचार विस्तार के साथ। जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा। वो साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट व हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का जस्टिस सूर्यकांत का सफर तमाम उपलब्धियों से भरा रहा है। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत अपने परिवार से वकालत में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा और वह 9 फरवरी 2027 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले जस्टिस कांत का करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। साल 2008 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। ये पहला मौका है जब हरियाणा से कोई जज सीजीआई के पद तक पहुंचा है। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस कांत का सफर साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ, जहां उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वह 2018 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 2019 में उन्हें पदोन्नत कर देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाली बेंच का वह हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे। उन्होंने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर भी उन्होंने सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसके अलावा वह 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर चुके हैं। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत कई अहम मामलों की सुनवाई कर चुके हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए उनके कुछ खास और अहम फैसले, जिनमें शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, वन रैंक वन पेंशन को संवैधानिक रूप से वैध बताना। जस्टिस सूर्यकांत के ये बड़े फैसले, जिसमें आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के तहत एफआईआर पर रोक लगाई गई। इसके साथ साथ पेगासस स्पाईवेयर मामला, राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर राज्य को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। एससी बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण। जस्टिस सूर्यकांत के बड़े फैसलों में ये वो तमाम बातें शामिल रहीं। बिहार एसआई को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं का विवरण साझा करने के आदेश दिए गए। पितृत्व विवाद में डीएनए टेस्ट प्राइवेसी के उल्लंघन के प्रति अदालतों को सचेत रहने के आदेश भी दिए। उत्तराखंड चारधाम परियोजना पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संतुलित करते हुए प्रोजेक्ट को जारी रखा। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा 1967 के फैसले को पलटने वाली 7 जज बेंच का हिस्सा रहे। तो एक लंबा सफर रहा है जस्टिस सूर्यकांत का, और इस दौरान उन्होंने कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण इसमें शामिल है। वन रैंक वन पेंशन को संवैधानिक रूप से वैध बताया था। इसके साथ साथ आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह के तहत एफआईआर पर रोक लगाई थी। पेगासस स्पाईवेयर मामला, राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर राज्य को असीमित अधिकार नहीं दिए जा सकते। एससी बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण। बिहार एसआईआर की बात की जाए तो ईसीआई को 65 लाख हटाए गए मतदाताओं का विवरण साझा करने के आदेश भी दिए गए।
उत्तराखंड चारधाम परियोजना पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संतुलित करते हुए प्रोजेक्ट को जारी रखा गया। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा 1967 के फैसले को पलटने में भी अहम भूमिका निभाई जस्टिस सूर्यकांत ने। तो आपको बता दें कि भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीनों का होगा। 9 फरवरी 2027 तक सीजेआई के पद पर वो बने रहेंगे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति भवन, जहां पर सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है। तो राष्ट्रपति भवन की ये सीधी तस्वीरें, जहां जस्टिस सूर्यकांत आज भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी अब से थोड़ी ही देर में। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल आपको बता दें कि लगभग 15 महीनों का रहेगा। इससे पहले की अगर बात की जाए तो साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ दिलाएंगी। ये गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हो रहा है राष्ट्रपति भवन में। यहाँ की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीनों का होगा। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद तक का जस्टिस सूर्यकांत सफर तय कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियों से भरा रहा है उनका ये पूरा सफर। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस सूर्यकांत का सफर साल 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से शुरू हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए।
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
भवन से ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत को शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति, सभी गणमान्य अतिथिजन मौजूद रहे। और आज जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो राष्ट्रपति भवन से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर जस्टिस सूर्यकांत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अब से वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धर्म, न्याय और दृढ़ता के मार्ग पर चलने का उनका संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। आस्था और मानव अधिकार की रक्षा के लिए किए गए उनके बलिदान से हमें हर परिस्थिति का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ करने की शक्ति मिलती है। आइए हम उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर सशक्त एवं विकसित भारत के निर्माण हेतु निरंतर आगे बढ़ते रहें। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब विधानसभा का विशेष 10वां सत्र आज आनंदपुर साहिब में आयोजित होगा। ये राजधानी चंडीगढ़ के बाहर पहला सेशन होगा। ये विशेष सत्र संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल ने विधानसभा को रूपनगर स्थित श्री आनंदपुर साहिब के भाई जैताजी मेमोरियल में बुलाया गया है। 3 दिन तक चलने वाले सत्र में शीश भेंट, नगर कीर्तन, हेरिटेज वॉक, दाढ़ी और कवि दरबार, गतका प्रदर्शन, ड्रोन शो और कीर्तन दरबार शामिल हैं। वहीं 25 नवंबर को ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन ड्राइव और सरबत दा भला सभा भी आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही इस मौके पर देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कई भव्य आयोजन हो रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा और न्याय की रक्षा का जो संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो आइए आपको दिखाते हैं हिंद दी चादर की वो अमर कथा जिसने इतिहास बदल दिया। ढहता था धर्म, सहमी थी मानवता और इतिहास एक ऐसे प्रहरी को पुकार रहा था जिसके लिए सच और सिद्धांत ही सर्वोच्च थे। ये थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी शहादत मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। 1 अप्रैल 1621 अमृतसर, गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर जन्मे छोटे पुत्र तेग बहादुर बचपन से ही गहरी आध्यात्मिकता, ध्यान, साधना और मनन में लीन। सिर्फ 13 साल की उम्र और मुगल सेना के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई में दिखाई अद्भुत वीरता, यही वह क्षण था जब मिला नाम तेग बहादुर यानी तलवार का धनी। गुरु पद पर प्रतिष्ठा 20 मार्च 1665 और फिर स्थापना आनंदपुर साहिब की। आनंद आध्यात्म और सीख का वह नगर जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र बन गया। 1675 कश्मीर, औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त पंडितों का एक दल पंडित कृपा राम के नेतृत्व में सहायता की तलाश में आनंदपुर पहुंचता है। गुरु तेग बहादुर जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। धर्म बदलने से इंकार
और अत्याचार को खुली चुनौती। यही वह क्षण था जिसने उन्हें बना दिया हिंद दी चादर। जुलाई 1675 गुरुजी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मलिकपुर रंगड़ा में गिरफ्तारी, सरहिंद में कैद और फिर दिल्ली दरबार में कठोर अल्टीमेटम। इस्लाम कबूल करो, चमत्कार दिखाओ या मौत चुनो। गुरुजी अडिग रहे, शांत, दृढ़, सत्य के मार्ग पर। उनके 3 साथियों की निर्मम हत्या कर दी गई। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक, औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से उनका सर कलम कर दिया गया। उनकी शहादत के स्थल को अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ भारत और दुनिया भर में अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली सरकार लाल किले में ऐतिहासिक कीर्तन दरबार की मेजबानी कर रही है, जिसमें भारत और विदेशों के प्रख्यात रागी, जत्थे, भक्ति गायक और विद्वान गुरबानी कीर्तन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्यूरेटेड एक लाइट एंड शो किले की दीवारों को रोशन कर रहा है, जिसमें तकनीक और कथात्मक कहानी के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और अंतिम बलिदान को दर्शाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नांदेड़, नागपुर और खारगढ़ सहित राज्य भर के कार्यक्रमों के लिए 65.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों को प्रदर्शित कर रहा है और विशेष स्मारक ट्रेनें चल रही हैं। केंद्र सरकार इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सड़क किनारे आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने 6 आधार कार्ड एक कूड़ेदान के पास देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए आधार कार्डों पर महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पते दर्ज हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही तनातनी के बीच संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट यानी कि बीएलए जमीरुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार किया गया है। जमीरुल पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीएलओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल इस्लाम मोल्ला ने बीएलओ दीपक महतो को फोन पर धमकी दी थी कि यदि उनके 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महतो ने बताया कि चाचा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था और इसलिए 2025 के लिए एसआईआर फॉर्म नियमों के अनुसार भरना आवश्यक है। धमकी का ऑडियो भी वायरल हुआ है। गिरफ्तार जमीरुल इस्लाम मोल्ला स्थानीय टीएमसी नेता और बीएलए भी है। इसका राशन स्कैम में जेल में बंद शाहजहां शेख से करीबी कनेक्शन भी है। इस घटना की जानकारी बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने एक मिसाल पेश करने वाला वीडियो जारी किया है। नदिया के राणाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा के बीएलओ वाहिद अकरम मंडल ने सिर्फ 17 दिनों में एनुमरेशन फॉर्म का वितरण और डिजिटलाइजेशन कर दिया है, जिसके लिए आयोग ने उन्हें सम्मानित भी किया है। ये वीडियो ऐसे समय सामने आया है जब तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला रही है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीएलओ की बीमारी और मौत के मामलों को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। वहीं एक बीएलओ को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान समारोह में वाहिद ने कहा कि वो काम को टालते नहीं हैं, उन्हें अपने काम में खुशी मिलती है। वहीं भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर एसआईआर रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी भी तरह की मौत को एसआईआर से जोड़कर पेश कर रही हैं। Mamata Banerjee trying her level best to stop the SIR and any death happening which is quite unnatural, Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. The SIR is being implemented in 12 states now
and even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? इधर चुनाव आयोग ने असम में अपने वोटर रोल का स्पेशल रिवीजन शुरू कर दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर वोटर डिटेल्स अपडेट करने के लिए घर घर जा रहे हैं। एसआईआर का उद्देश्य आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। बीएलओ डिटेल्स वेरीफाई करने, नए वोटर्स को शामिल करने, एड्रेस में हुए बदलावों को अपडेट करने और मृतक वोटर्स के नाम रोल से हटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। बारपेटा में काम कर रहे अधिकारी विद्युत दास ने बताया कि उन्हें लोगों का भी पूरा साथ मिल रहा है। मोरीगांव जिले में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्पेशल रिवीजन प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। कल रविवार होने के बावजूद अधिकारी लगातार काम करते रहे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 27 दिसंबर को प्रकाशित होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन होने पर लोग अगले साल यानी कि 22 जनवरी 2026 तक क्लेम फाइल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की टिप्पणी पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नामदार लोगों को पिछड़े वर्ग का कामदार व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। परिवारवादी अहंकारी नामदार जो एक चाय वाले के परिवार से आने वाले, ओबीसी समाज से आने वाले, गरीब समाज से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अब अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री जी के मरने की कामना की, ये नामदारों की फ्रस्ट्रेशन है। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 21 नवंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की थी। शीर्ष अदालत दिल्ली पुलिस की उन 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करने वाली दलीलें सुनना जारी रखेगी जिन्होंने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और अन्य की जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि आतंकवाद में शामिल बुद्धिजीवी और भी खतरनाक होते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2025 इस साल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। ये संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, जंगल युद्धक कौशल और पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों की दक्षता और क्षमता को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच रक्षा सहयोग और आपसी विश्वास को और गहरा करेगा। ये सैन्य अभ्यास दर्शाता है कि भारत और नेपाल दोनों देश क्षेत्रीय व वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को लगातार मजबूत कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। नई दिल्ली में आज 6ठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में पूर्ण सत्र, विषयगत संगोष्ठी, मुख्य व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति, प्रदर्शनी और युवा वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों की बैठक आयोजित होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में 1000 से ज्यादा वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे और ये विश्व स्तरीय वैज्ञानिक विचार विमर्श का प्रभावी मंच बनेगा। इसमें कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस वर्ष की थीम है स्मार्ट कृषि, खाद्य प्रणालियों के लिए नई कृषि विज्ञान परिकल्पना, जिसमें अधिक उत्पादक, जलवायु अनुकूल और पोषण संवर्धक कृषि प्रणालियों पर जोर दिया जाएगा।
56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के 48 घंटे फिल्म मेकिंग चैलेंज की विजेता टीम की घोषणा होगी। देश भर से चुनकर आए युवा फिल्मकारों ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर अपनी लघु फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया संपन्न की है। ये प्रतियोगिता नए रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच देने और उभरते फिल्म निर्माताओं को उद्योग से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसके साथ ही आज इंडियन पैनोरामा के गाला प्रीमियर में हिंदी फिल्म गुस्ताख इश्क प्रदर्शित की जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन विभू पुरी ने किया है। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता विजय वर्मा और अभिनेत्री फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं कन्नड़ फिल्म रुधिरवना का भी आज वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया जाएगा। इस फिल्म में पावना गौड़ा, अपूर्वा, कृष्णा हब्बाले, अर्जुन काजे और बाला राजवाड़ी की प्रमुख भूमिकाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में आज द विजुअल फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो और लिटिल ट्रबल गर्ल्स का गाला प्रीमियर होगा। मास्टर क्लास के तहत राजू हिरानी फिल्म इज मेड ऑन टू टेबल्स राइटिंग एंड एडिटिंग पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जबकि श्रीकर प्रसाद और सेकत शेखरश्वर रिफॉर्म माइंड टू स्क्रीन विजन टू एक्सक्यूशन विषय पर एडिटिंग के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम का समापन दास्तान गुरुदत्त के संगीत में प्रस्तुति से होगा, जिसमें दास्तान टीम और राहुल रवेल शामिल होंगे। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।